नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं। हम ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, यानी कि कोरोना काल और लॉकडाउन। ऐसे में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है, रंग समागम 2020। हम माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम 2020 की प्रस्तुति आप सबके सामने कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम ऐसी विभूतियों से जुड़ रहे हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये सॉन्ग राइटर हैं, ये सॉन्ग कंपोजर हैं, ये एक्टर हैं, ये थिएटर डायरेक्टर हैं और मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आज हमारे बीच में है अभिनेता पीयूष मिश्रा जी। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं और जानते हैं उनका रंगमंच का सफर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई जस्ट होप ये जैसा समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आप अपने घर में सकुशल सबके साथ बहुत अच्छे से होंगे आप। सब सकुशल है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। सर, एक इत्तेफाक की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। जहां पर आपका घर है मुंबई में, उसी जगह थोड़ी दूर आगे चलने के जाने के बाद ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल है, आप जानते होंगे। उसके थोड़ा सा और आगे चल के गोकुल धाम कॉलोनी है, वहां मैं पिछले 4 साल से जॉब किया करता था। तो हर सुबह जब 6:30 बजे मेरा वहां पर आना होता था तो मैं आपको डेली सुबह के समय जॉगिंग करते और भागते हुए देखा करता था। तो सर, ये जो मॉर्निंग का जो रूटीन है आपका, ये हमेशा से रहा है या फिर? नहीं, लिटरल लाइफ में रहा है। मतलब पहले नहीं था, बहुत बाद में समझ में आया कि मतलब ये तन का विश्राम बहुत जरूरी है, तन और मन का दोनों का विश्राम बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअली स्वास्थ्य जो है जिंदगी में कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। जी हमेशा जो है आपके जैसी जिंदगी बिताई थी मैंने, उसके हिसाब से स्वास्थ्य का भी प्रायोरिटी था ही नहीं। अब्यूज बॉडी साली, सिगरेट्स पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके शराब पी रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे, काम किए जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। ये सब चीजें जो है अब कहीं जाकर संयत अवस्था है, अब कहीं जाकर जो है मैंने केयर करना शुरू किया है और अब व्यवस्थित हो गया हूँ मैं काफी। तो अब जो है मतलब दौड़ दिमाग में आई है। मतलब वॉक, ब्रिस्क वॉक है, योग है, विपश्यना है। तन और मन दोनों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो मन को विश्राम देने के लिए विपश्यना है और आपके बाकी योग जो है, योग प्राणायाम वगैरह, ये इस चीज से जो है आपके मतलब तन मन दोनों विकसित होता है। तो काफी सुकून है आजकल काफी व्यवस्था है। सर, अभी कुछ दिन पहले किसी वेबिनार के जरिए आपके एक जूनियर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि बीच आपने योग वगैरह के सेशन ऑनलाइन करना शुरू किया है। नहीं नहीं, दो बातें हैं इसमें। एक तो मैं बाहर निकलता हूँ, रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है तो उसके लिए बाहर निकलता हूँ मैं। दूसरा, कौन जूनियर है? सुब्रत दत्ता। जी दादा, सुब्रत ना, मैंने बल्कि मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ। मैं बिल्कुल बच्चा हूँ और उन लोगों से सीख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो है मैंने ग्रहण की इसके आपके वीडियोस से और अलग अलग जानकारी जो है किताबों से जो है मैंने। ये नया 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 उन्माद लगा है मुझे पिछले साल। तो मैं पहले करता था लेकिन बाद में शराब वराब की वजह से सब छूट गया। पहले जो है मैं रेगुलर योगी था 20 साल की उम्र में, लेकिन उसके बाद में थोड़ा छूट छाट गया। तो अब कहीं जाकर जो है दोबारा व्यवस्था होने की उम्मीद नजर आ रही है, तो कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। सर, अब थोड़ा पहले चलते हैं। आप ग्वालियर से हैं, ग्वालियर में आपका जन्म हुआ और वहां पर आपने काम करना शुरू किया, लेकिन फिर वो ऊब थी या फिर वो आपका मन का ना लगना था जब आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे एनएसडी आना है और आप 83 में एनएसडी आ गए, जिस समय मोहन महर्षि जी वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे। और सर, उस समय आपकी अप्रोच टुवर्ड्स थिएटर डूइंग और एक्टिंग वो बदली या फिर आपका जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ? हाँ, मतलब पहले प्रादेशिक स्तर पर थिएटर किया करते थे। नौसिखिया था, नौसिखिया रंगमंच था ना आपके वो ग्वालियर में। भले कितने बड़े एक्टर्स हों, कितना ही रेगुलर काम हो, लेकिन था तो नौसिखिया रंगमंच ना। मतलब नौसिखिया रंगमंच मतलब ऐसे प्रादेशिक स्तर पर जो हुआ करता था।
एक्टिंग थ्योरीज नहीं मालूम थी, एक्टर्स कौन कौन बड़े एक्टर्स रह चुके हैं ये नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद में कौन कौन बड़े एक्टर्स हैं इन सबका इतिहास मालूम पड़ा, उसके बाद नई थ्योरीज मालूम पड़ी। उसने उलझाया भी बहुत, जी जी। उसने उलझाया, एनएसडी उलझाती बहुत है। मैं और इरफान तो बहुत उलझ गए थे, वो मेरे से 1 साल जूनियर था, हम तो बहुत उलझ गए थे, मतलब इतना उलझ गए थे, मुझे निकलने में बड़ा टाइम लगा। इंटेलेक्चुअल एक्टिंग जो है, दिमाग से एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो फिर वो तो बहुत ही मतलब स्ट्रिक हो गया था वो तो, कि आपके दिमाग से होती है पीयूष भाई एक्टिंग तो, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता था बाद में। मैं तो थ्योरीज उलझाती बहुत है, तो लर्न करना बहुत जरूरी है एनएसडी में, लेकिन उसके साथ में अब काम करने के लिए उसको अनलर्न करना भी बहुत जरूरी है। आप जितना अनलर्न कर सकते हैं उसको, मतलब वो आपके रास्ते में बाधा नहीं पहुंचाए, आपको इवेंचुअली करना है आर्ट। थिएटर मतलब आर्ट, मतलब एक्टिंग, मतलब आर्ट। आर्ट हमेशा यहाँ से होता है, दिल से होता है, आर्ट का दिमाग से ताल्लुक नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने के लिए आपको दिमाग की जरूरत है, समझने के लिए आपको दिमाग की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग, सम पर्सन्स आर टू इंटेलिजेंट टू बी गुड एक्टर्स। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, मतलब इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो आर्टिस्ट बनने के बीच में बाधा आ जाती है उनके, कि वो सरल नहीं रह पाते। सरलता जो होता है ना, सरलता, सरलता जटिलता में, कुटिलता में नहीं, जटिलता में बदल जाती है। कुटिलता में नहीं बदल जाती, जटिलता में बदल जाती है, बहुत जटिल कर लेते हैं अपने आप को, तो सहज नहीं रह पाते। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बहुत अपने इंटेलिजेंस की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी साफ साफ बाधा दिखती है कि ये स्विफ्ट नहीं हो पा रहे, इनकी एक्टिंग में म्यूजिक नहीं है, इनकी एक्टिंग में सरलता नहीं है, इनकी एक्टिंग रोचक नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फ्री फ्लोटिंग नहीं है, मतलब फ्री फ्लोइंग नहीं हो रही एक्टिंग। अमिताभ बच्चन को देखो ना, फ्री फ्लोटिंग एक्टिंग है, फ्री फ्लोटिंग एक्टिंग। दिलीप साहब को देखो, फ्री, ओमपुरी को देखो, फ्री फ्लोटिंग एक्टिंग है, मतलब कोई भी दिमाग में थ्योरी लिख कर रखकर नहीं चल रहे। ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस भी काम में आती है, लेकिन हर जगह काम में नहीं आती मेरे ख्याल से, हर जगह काम में नहीं आती। इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके। सर, ये 1985 का दौर था जब आपके साथ जर्मनी के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर फ्रिट्ज बेनेविट्स काम करने आए और उन्होंने आपके साथ हैमलेट प्ले किया। और उस समय आपको ऐसा फील हुआ कि उनसे सीखने के बाद आपको ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग की नई टेक्निक अब सीख चुका हूँ और मेरा जो जो पूरा अप्रोच है टुवर्ड्स एक्टिंग वो काफी चेंज हुआ है। आपकी जो परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है एक्टिंग को लेकर, वो चेंज हुई है, आप ऐसा लगा। लेकिन वो भी टाइम था जब उनके जाने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि आपको अब कुछ नहीं आता है। तो सर, ये कैसा समय था और ये कैसा आपका स्ट्रगल था उस समय? नहीं, वो बहुत ही डोमिनेटिंग डायरेक्टर थे, बहुत डोमिनेट करते थे, मतलब वो उनके साथ एक्टिंग करते हुए तो समझ नहीं पाते थे आप कि वो क्या 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 चाहते हैं आपसे। बहुत दुर्दांत आदमी था, बहुत दुर्दांत, बहुत ही खतरनाक एक्टिंग, खतरनाक रिहर्सल्स हुआ करती थी। उसकी रिहर्सल में घुसने के पहले हम तो, मतलब इट वाज लाइक ए टॉर्चर चैम्बर। आज जो फंस गया वो मर गया, मतलब आज गया, वो जो फंस गया उनके हाथ में वो गया। तो वो इतने डोमिनेटिंग थे कि वो एक्टिंग करवाते थे। अब मैं एक्टिंग कर गया, हैमलेट उनके हिसाब से कर गया, उनके हिसाब से कर गया, लेकिन जब तक थे वो, तब तक मैं बड़ा सधा रहा। जब वो चले गए तो मैं एकदम से बौखला गया कि अब उसके बाद रंजीत कपूर आ गए, नेक्स्ट डायरेक्टर। उनका अलग ही मेथड था, वो तो लिखते ही नहीं थे हजरत, लिखने बिलीव ही नहीं करते थे, रिहर्सल बिलीव ही नहीं करते थे, आप ही करो अपनी रिहर्सल। तो बिल्कुल ही अलग मेथड था। तो मैं उस वक्त जो बम्बार्डमेंट था मेरे सर पे फ्रिट्ज बेनिफिट्स का, कि उनके साथ काम कर रखा है मैंने, और बहुत ही बढ़िया प्ले कर रखा है, बहुत ही मशहूर और बहुत कमाल प्ले कर रखा है। तो मैं जैसे ही वो हटा तो दूसरा मेथड आ गया। ये इस मेथड से कोप करने में मेरे को टाइम लगा कि इनको, मतलब उससे ये भी समझ में आया कि एक मेथड को बहुत देर तक ट्राई नहीं करना चाहिए। उस तभी से ये मेरी आदत पड़ी कि अब हर फिल्म में भी, सिनेमा में भी, मैं मेथड अगले अगले प्रोजेक्ट में चेंज कर लेता हूँ। इसलिए मेरे परफॉर्मेंस कई बार बहुत अच्छे होते हैं और कई बार बहुत खराब होते हैं। अगर आप हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 2 देखो तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। पिंक देखो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या कैसे लोगों को अच्छा लगा मुझे मालूम नहीं, मेरे को खराब परफॉर्मेंस लगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप तेरे बिन लादेन पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, या हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 1 देखो, या रिवॉल्वर रानी देखो, तो उसमें अच्छे परफॉर्मेंस है। तो तभी से मुझे जो है ये समझ में आया था कि एक एक मेथड के साथ में बहुत स्टिक करने का फायदा नहीं है। वो मेथड हर हर नए प्रोजेक्ट में चेंज होते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आप हर नए प्रोजेक्ट में अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं, रीडिस्कवर करते हैं, तभी कहीं जाकर एक्टिंग की मधुरता बनी रहती है, एक्टिंग की खूबसूरती बनी रहती है। अदरवाइज आप बोर करने लगते हैं, आपके जेस्चर्स भी पकड़े जाते हैं कि यार ये सेम जेस्चर्स हैं, इसका तो सेम टेक्निक है, ये तो एक ही तरह से बात करता है, तो एक ही तरह से सर हिलाता है, एक ही तरह से हाथ हिलाता है, वो ऑडियंस की समझ में आ जाता है। तो वो जो है उस चीज से बचना जरूरी है। तो उससे जो है बचने के लिए जरूरी है कि आप डिलिबरेटली अपने मेथड को चेंज करें, डिलिबरेटली।
समझदारी से मेथड को चेंज करें, डेलिबरेटली मेथड को चेंज करें। सर हेमलेट जो प्ले है उसमें उस कैरेक्टर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, टू बी और नॉट टू बी, वो उसी के बीच में हमेशा फंसा रहता है। सर मैं जब आपके बारे में भी स्टडी कर रहा था तो मुझे आपकी भी लाइफ काफी उलझी हुई सी लगी। आप जो कर रहे हैं आपका उसमें मन नहीं है, और फिर आपको ये भी नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपने 18 दिन एनएसडी रेपेट्री में काम किया और फिर आपने उसको छोड़ दिया। वो शायद ऊब थी, और उसमें आपको पैसे भी अच्छे आ रहे थे, आप घर को सपोर्ट भी कर पाते अच्छे से, लेकिन उस टाइम पर आपने वो काम भी छोड़ दिया, और फिर उसी समय आपको ये भी नहीं पता है कि अब आगे क्या करना है। था, शुरू से था, मतलब मैं समझ नहीं पाता था मुझे क्या करना है, मैं क्यों करूं एक्टिंग, एक्टिंग के अलावा कुछ आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक्टिंग करने का फायदा क्या। मतलब ये उधेड़बुन जो है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से पैदा हुआ हूँ, ये बचपन से शुरू थी। ये जो है उधेड़बुन जो है, ये कंफ्यूजन बचपन से शुरू था मेरे को। बचपन से मैं एनएसडी भी इसलिए आया क्योंकि मुझे ग्वालियर छोड़ने का मौका मिल रहा था। एनएसजी आके मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं कहाँ फंस गया, मैं लड़कियां गले कंधे में हाथ डाल देती हैं, ये कैसे हो सकता है। कल्चरल शॉक था मेरे लिए। करते 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 एक्टिंग को, फिर मुझे लगा कि एक्टिंग बहुत बढ़िया चीज है, इससे सुकून मिलता है। फिर जब बाहर निकला, तब जब पढ़ रहे थे एनएसजी में, पढ़ते हुए बंदा प्रिंस महसूस करता है अपने आप को, बहुत ही राजकुमार होता है। बाहर निकलने के साथ ही उसे जीवन का जी जंजाल समझ में आता है कि मैं बाहर हूँ। अब मेरे ऊपर एनएसडी नहीं है, मेरे ऊपर मुझे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, मुझे खुद कमाना पड़ेगा। अब एक्टिंग से खुद कमाना, एक्टिंग का स्तर उस वक्त सिनेमा में भी जाने की, हम तो दिल्ली में थे, दिल्ली में एक्टिंग करके कमाना, मतलब कौन एक्टिंग करके उल्टा खर्च करके हॉल हायर करना, फिर एक्टिंग करना, ये तो हो सकता है। एक्टिंग करके कमाना, यहाँ पर तो इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ पर तो टेलीविजन भी बहुत ही, दूरदर्शन वगैरह था, मतलब इक्का दुक्का थे उस वक्त, तो वही थे। दूसरी रेपेटरी कंपनी थी जिससे कि आय होती थी रेगुलर। अगर अब रेपेटरी में गया, मैं रेपेटरी में वेजेस बने थे उस वक्त 4,000 और 5,000 ए ग्रेड बी ग्रेड आर्टिस्ट को मिला करते थे, और बहुत बड़ा अमाउंट था उस वक्त 1986 में। वो अमाउंट काफी बड़ा था, 86 या 88 87 में मेरे ख्याल से हुआ था, तो काफी बड़ा अमाउंट था। उस अमाउंट को छोड़ना मुझे मजा नहीं आया कि यार वो 5 से 10 क्या 10 से 5 की सर्विस में एक्टिंग हो सकती है कि नहीं। लेफ्टिज्म अलग जो पीछा कर रहा था उस वक्त, नए नए लेफ्टिस्ट बने थे, समाज को बदल डालेंगे, मतलब समाज को बदलने चले थे हम। अपने परिवार को छोड़ दिया हमने, जो अपने परिवार को हम भाड़ में झोंक कर समाज को बदलने चले थे, वही किया हमने 20 साल। अपना परिवार जो है आपके, मतलब कुछ भी वो जाए भाड़ में, लेकिन हमें तो इनकलाब जिंदाबाद करना है। अगर बाबरी मस्जिद टूट गई है तो हमें वहां लड़ना है। हमारी अपनी मस्जिद टूट रही थी, घर मेरा बड़ा खराब हालत में था। तो ये कंफ्यूजन मेरे 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 ख्याल से ये शराब के दौर के बाद की बात है, जब थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। मैं 2010 में जो है विपश्यना का साथ मिला। विपश्यना जो है आपके ध्यान, मेरी जिंदगी में ध्यान पहले आया, प्राणायाम बाद में आया। ध्यान पहले आया, योग बाद में आया, योग और प्राणायाम बाद में आए। तो उल्टा शुरू किया मैंने, लेकिन उससे सुकून मिला। उससे लगा कि यार सदगए, थोड़ा सदगए, बैलेंस है, थोड़ी दृष्टि मिल रही है। तो ये 2010 से जो परिवर्तन होना शुरू हुआ। उसके बाद अब तो काफी काफी अब तो काफी सदगया हूँ। अब तो लाइन नजर आती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सर ये जो 86 से 90 का समय था, ये मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था, आपने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला समय था। आपको नहीं पता था कि आपको दिल्ली में रहकर काम करना है कि आपको कहीं बाहर चले जाना चाहिए, और आप 1 साल के लिए मुंबई भी आए। तो सर उस समय भी मैं आपकी तैयारी को लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन आपको शायद मेंटली ये पता नहीं था कि मुझे काम के लिए कैसे क्या अप्रोच करना है। फिर आप वापस दिल्ली में आ गए, और ये वो टाइम था जब कहा जाता है कि वो थिएटर का आपका गोल्डन टाइम था, जब आपने एक्ट 1 ग्रुप ज्वाइन किया, जहां पर एनके शर्मा जी थे, और भी कई महान एक्टर थे आपके साथ, जिसमें से आशीष विद्यार्थी जी, मनोज वाजपेयी जी, और खुद आप। तो आप सबने ये इस टीम के साथ मिलकर बहुत समय तक बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, करीब 94 तक। और फिर उसके बाद जब एक्ट 1 ग्रुप भी अपने पीक पर था, इतना अच्छा काम हो रहा था, तो उस समय फिर आपने उसे भी छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया मैंने, उसको भी छोड़ दिया। कौन सा सवाल, कौन कैसे जवाब कैसे दूं? पहले ये 4 साल का दौर बतला दिया आपने कि जो है मेरा कंफ्यूजन का दौर था। कभी थोड़ा थिएटर कर रहा था, बॉम्बे चला गया मैं 1 साल के लिए। बॉम्बे मैंने सीरीज का थिएटर किया, डिस्कवर इंडिया किया, 3-4 एपिसोड उसके किए, वापस आ गया। वो ये दौर शुरू हुआ, ये बहुत मुझे गोल्डन, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर दौर था ये। 1991, 92, 93, 94, 95 तक, जब तक मैं वहां पर रहा। वो हो जाता है भाई, आपके वन हैज टू मूव अवे ना, मूव ऑन, मतलब हो गया था, उसकी इंतहा हो गई थी।
कम्युनिज्म की इंतहा हो गई थी, खूब कर लिया था काम वहां पर। कम्युनिज्म से भी थक गया था मैं, नारे लगा लगा के, इंकलाब जिंदाबाद कर करके। और इसके अलावा प्लेस के जरिए भी जो है, उस वक्त बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, तो हमारे पास बहुत बड़ा मोटिव था कि मुल्क को जोड़ना है, मुल्क उठ रहा है। तो खड़े रहे उसमें, लगातार 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 गाने गाते रहे, गाने कंपोज करते रहे, लिखते रहे, प्रोसनिम थिएटर करते रहे, स्ट्रीट सॉन्ग्स गाते रहे, बड़ा मजा आया। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, मतलब वो फिर समय को पूरा होना था, तो फ्रिक्शन होने लगे, मेरे एनके से फ्रिक्शन होने लगे कि क्या मतलब लेफ्टिज्म लेफ्टिज्म करते रहते हो। उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, विवेकानंद सामने आए, भगवत गीता सामने आई, ये क्या है, ये भी तो कुछ होंगे। उन्हें पढ़ा, अध्ययन किया, तो मालूम पड़ा कि इनसे तो बहुत चीजें निकल रही हैं, ये तो मिस कर रहे थे। तो अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, तो मतलब आपके जो लेफ्टिस्ट आका थे हमारे, उन्होंने विरोध कर दिया कि तुम ऐसे सोचने का हक ही नहीं है। तो मैं मतलब एक जड़ता है लेफ्टिज्म में, जड़ता है, कई बार जड़ बुद्धि के हो जाते हैं कि हमारा कि सही है तो यही है जो हम सोच रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो गलत है। ये कम से कम मेरा तो पाला ऐसे लेफ्टिस्ट पड़ा कि बहुत जड़ थे, स्टालिन स्टालिन बुद्धि के थे, और यहाँ पर तो आपके डंडे की चोट पर होगा जो कुछ होगा। तो मैं विरक्त हो गया था उससे बहुत बुरी तरीके से। और मुझे मालूम था एक्ट वन छोड़ने का मतलब ये है कि मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूँ। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा अपने परिवार का टेस्ट मिला था, मुझे जिंदगी में कभी परिवार का टेस्ट सुख नहीं मिला। तो ये परिवार का पहला सुख था जो मैंने, उसी वक्त मेरी शादी हुई 95 1 जून को, तो उसी वक्त और उसी 1-2 दिन में मैंने एक्ट वन छोड़ दिया था। फिर मैं मिल गया था अपने, फिर मेरा सोलो परफॉर्मेंस शुरू हुए थे। वो भी बहुत जबरदस्त दौर था, बहुत जबरदस्त दौर। अस्मिता ग्रुप जो है मुझे प्रेजेंट किया करता था, और मैं कहता था कि पैसे, टिकट के पैसे सारे तुम ले लो, मुझे खाली हॉल दे दो। तो नाम मेरा चलता था, टिकट के पैसे सारे वो ले लिया करते थे, मुझे खाली हॉल की जरूरत थी। वहां पर मैंने एन इवनिंग में पीयूष मिश्रा आकर के जो 3 सोलो परफॉर्मेंसेस, 3 घंटे का परफॉर्मेंस हुआ। एक तो दूसरी दुनिया था निर्मल वर्मा का, एक एर्नोल्ड वेस्कर का व्हाट एवर हैपेंड टू बैटल लेमन, और एक विजय दांते साहब का दुविधा। ये तीनों परफॉर्मेंस शो करनी शुरू की। ये भी होते गए, बड़े हिट हुए, बड़ा जबर नाम हो गया, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त नाम हो गया। फिर उसके बाद में 2 साल बाद इनसे भी पक गया मैं कि अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, फिर वही कंफ्यूजन। शराब अलग चल रही थी, वो और मतलब आपके दिमाग को उलझा देती थी, वो भी था ऐसे ही। ये मतलब लगातार लगातार मेरे ख्याल से अच्छी बहुत बढ़िया जिंदगी बीती, मतलब फ्लैट सीधी सीधी जिंदगी नहीं बीती, बहुत बढ़िया जिंदगी बीती। बड़े सारे हर्डल्स आए, बड़े सारी दिक्कतें आई, बड़े सारे हर्डल्स आए, मतलब इतनी दिक्कतें आई कि यार कम से कम 10 बार तो मैं कोट कर सकता हूँ कि जब मैं खत्म हो चुका था, कम से कम 10 बार मेरे को याद है, खत्म मतलब फिजिकली खत्म हो चुका था। कई बार दिमाग में आ गया था कि मेरे को मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं है करने को, समझ नहीं पा रहा मैं क्या करना है, जबकि इतना कुछ काम कर लिया, जबकि इतना कुछ काम कर लिया था, इसके बावजूद वो काम खत्म नहीं होता था ना। एक्चुअली जो काम करता था वो काम खत्म नहीं हुआ करता था। खत्म होने के बाद मुझे लगता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, मतलब एक प्ले के बाद दूसरा प्ले नहीं, प्ले के अलावा और क्या करूं, प्ले से आगे भी तो कोई चीज होगी, फिल्म से आगे भी तो कोई चीज होगी। मैं तो हैरत महसूस करता हूँ जब मेरे दोस्त कहते हैं कि यार और पिक्चरें करनी, और पिक्चरें। अरे पिक्चरें करनी है, मुझे मालूम है, पैसे भी चाहिए, पैसे भी आ गए, ठीक ठाक पैसे आ गए, पिक्चरें भी कर ली, थिएटर भी कर लिया, इसके आगे भी कुछ और होगा कि नहीं, ये जिंदगी इसके आगे भी तो होगी, जिंदगी इसके आगे भी तो कुछ होगी। तो वो जो है जिंदगी, अब मालूम, अब अध्यात्म, जब तक अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ा था तब तक ये वॉइड था जिंदगी में। अब जो है लग रहा है कि हाँ यार कुछ पर्पस होता है जिंदगी का, तो वो पर्पस हमने पूरा किया, बाकायदा ढलले के साथ पूरा किया। अब इसके आगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये रास्ता मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। तो जो ये फीलिंग है कि इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं किया, क्योंकि सर मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो वो मैंने पढ़ा कि क्लास 8th में आपने पहली बार एक पोइट्री लिखी। इसका जिक्र भी मैंने यहाँ पे किया है। वो हाँ, हाँ सर। तो आपने पोइट्री लिखी और फिर उसको भी गाया, आपने सॉन्ग लिखा, उसको कंपोज किया, आपने एक्टिंग भी की, आपने थिएटर में डायरेक्शन भी किया, और आपने फिल्म्स के लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखी। तो सर इतने सारे काम आप एक साथ कर रहे थे, और अगर देखें तो इनका आपस में, ये सारे अलग अलग फील्ड हैं और इनका आपस में उतना कनेक्शन नहीं है। तो सर ये इतने सारे काम आप तब कर रहे थे जब किसी भी काम की जरूरत पड़ी तो वो आपने काम शुरू किया करना, या फिर ये पहले से सर ये प्लानिंग थी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, या ये भी प्लान प्लान कुछ नहीं था, जैसे 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 चीजें आते रही मेरी जिंदगी में, वैसे वैसे मैं करता गया, कुछ भी प्लान नहीं रहा, कुछ भी प्लान नहीं रहा।
मेरी जिंदगी में जब जब चीजें आती रही तब तक मैं करता गया। पेंटिंग की बात आई, मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की पेंटिंग बनवाने की कोशिश की थी मुझसे। वो मैं तो रंग खरीद गया, ऑयल खरीद गया, कैनवस खरीद गया, मैंने बनानी शुरू की, बन गई, आराम से बन गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरे साथ नाले में एक पत्थर रखा था, उसको मैं घर लाया, धोकर मैंने छत पर ले गया उसको, मैंने मूर्ति बनाने की कोशिश की, वो बड़ी अच्छी मूर्ति बन गई। फिस्ट की हाथ हाथ बनाया था मैंने, पूरा का पूरा बंधा हुआ हाथ, तो बन गया। मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि मैंने पहले मूर्ति नहीं बनाई है। माउथ ऑर्गन बजाया, मैं हारमोनियम बजाया, मैंने गाना गाया, मैंने लिखा, मैंने सितार बजाया, मैंने वॉयलिन बजाया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने इनको पहले छुआ नहीं है। ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा लगा नहीं कि इन वाद्य यंत्रों को पहली बार बजा रहा हूँ। ये जो है मुझे याद दिलाता है कि कुछ ना कुछ तो है जो मैं रीइंकार्नेशन होता है। इसका मतलब पिछले जन्म में जिस नोट पर छूटा था मैं, भाई आपके मतलब अल्फ्रेड वोल्फगांग मोजार्ट ने 6 साल की उम्र में पहली सिम्फनी कंपोज कर ली थी। तो कहाँ से आया उसको म्यूजिक का ज्ञान इतना? कहीं ना कहीं किसी नोट पर छूटा होगा वो। मैं तो, मेरा प्रबल यकीन है रीइंकार्नेशन कि पिछला जन्म कुछ होता है और इस जन्म के बाद का जन्म भी कुछ होता है। प्रबल यकीन, एक चेन चली आ रही, ये श्रृंखला चली आ रही है, और जब तक हम इससे इससे छूटेंगे नहीं, जब तक हम इससे छूटेंगे नहीं ना, ये लगातार चलता रहेगा, लगातार लगातार जन्मांतर का सिलसिला चलता रहेगा, जब तक हम इससे डेलिबरेटली छूटने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिमाग में आएगा नहीं कि यार अब इससे छोड़ो, इसका मोह छोड़ो, तब तक हमारी हमारी नियति नहीं है। तो उसके बाद में खैर ये बात दूसरी बातें हैं, और पूरा भाग बनता है किसी को कोई बिलीव करे इन पर या नहीं करे। मैं बहुत करता हूँ, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों को देखकर जो जिनके सामने, अब इस साल इरफान चला गया, मेरा दूसरा मैच था, बैचमेट था, रवि पाध्याय चला गया, सुशांत सिंह राजपूत चला गया, बहुत लोग चले गए यार इस साल, और लगातार जा ही रहे हैं। ऋषि कपूर चले गए, है ना। अब उनको देखकर भी अगर लोगों को ये लग रहा है कि हम 1000 साल जिएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, तो हैरत की बात है यार। मेरे अंदर तो याद आया कि आपके मतलब मुझे भी जाना है एक दिन यार, मुझे भी जाना है एक दिन। तो जाने के पहले जाने का पर्पस तो जान ले, या रहने का पर्पस तो जान ले। कैसे हम बोल सकते हैं कि हम अजय हैं, आप हम बिल्कुल इनविंसिबल हैं, हम कभी नहीं मरेंगे? ये 40 साल की उम्र तक था जब काम कर रहे थे लगातार 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 लगातार, जिसमें भी आपकी ताकत थी। अब कहीं जाकर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत मामूली सोच है मेरे ख्याल से, बहुत ही सरल सरल सोच है। और इस पर जो है लेफ्टिस्ट ने बड़ी पाबंदी लगा रखी थी कि तुम जो है ये सोच नहीं सकते, तुम दूसरी बातें नहीं कर सकते, विवेकानंद की तो ये और विवेकानंद की तो वो, और भगवद गीता तो ये है वो है। अरे यार तुम क्या बेबुनियाद बात कर रहे हो? पहले पढ़ो, झांको उसके अंदर, उसके बाद में निष्कर्ष निकालो। तो ये इस तरह का रेबल एटीट्यूड मैंने क्वेश्चन बहुत उठाए। हर बंदा जो, हर संस्था जो चल रही थी, हर बढ़िया व्याकरण चल रही थी, उस पर मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की कि क्यों क्यों एक बार में। तो इन लोगों को पसंद नहीं आया, लेफ्टिस्टों को पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया उनको, तुम क्वेश्चन मत उठाया करो। तो क्वेश्चन नहीं उठाऊं तो फिर तो जी नहीं सकते, फिर तो हमने अपने 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 गुरुओं पर भी उठाए, अपने गुरुओं पर भी उठाए कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तभी कहीं जाकर उत्तर मिले। और मैं तो मैं अपने किसी का गुरु नहीं बनता, लेकिन जो मुझे सर बोलता है तो मैं उसे बोलता हूँ कि यार मेरे से सवाल किया करो, मैं जो बोलूँ उसको अक्षरशः मत माना करो। मैं भगवान नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, देवता नहीं हूँ, तुम लगातार लगातार मुझसे सवाल किया, जब संतुष्ट हो जाओ तभी कहीं जाकर चीज को माना करो। तो जो ये उथल पुथल रही है आपके जीवन में कि आप ग्वालियर में थे, वहां से निकलकर आप एनएसडी में आए, एनएसडी में पूरा होने के बाद आपने रेपेटरी ज्वाइन की, फिर दिमाग में बहुत उथल पुथल थी, आपने वो भी छोड़ दिया, और फिर उसके बाद की 4 साल का समय आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप मुंबई आ गए, मुंबई 1 साल बिताने के बाद आपने फिर मुंबई छोड़ दिया, फिर वहां से आने के बाद आप दिल्ली आए, वहां पर आपने एक्ट वन ज्वाइन किया, वहां पर 4 साल काम करने के बाद फिर उसे भी छोड़ दिया, फिर आपने अपने सोलो प्लेस करने शुरू किए, फिर उसके बाद आपने एसआरसी भी ज्वाइन किया, वहां पर भी काम किया, और ये इतना सब कुछ आपके जीवन में हुआ। तो ये जो सर उथल पुथल थी, अब कहीं जाकर आपको ऐसा लगता है कि ये उथल पुथल कुछ कम हुई है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। पहले से तो बहुत कम हुआ। पहले तो मैं संभाल ही नहीं पाता था अपने आप, तो अब तो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है, काफी संतुलित हो गया। अब तो काफी संतुलित हूँ। आजकल तो मैं घर का बड़ा जबरदस्त काम करता हूँ, मतलब सुबह सुबह उठ के बिल्कुल सुबह कचरा फेंकना और चाय बनाना और योग करना, प्राणायाम करना, उसके बाद थोड़ा योगासन करना, उसके बाद बोतलें भर के रखना। तो मेरी वाइफ ने बेचारी ने जिंदगी भर काम किया, तो मैं उसे रख देना चाहता हूँ कि अब जो है झाड़ू लगाना था कि सुबह ये 8-9 तक हो जाता है मेरा सारा माल।
8-9 तक हो जाता है ये सब। इसके बाद में दिन भर खाली रहता है, मैं दिन भर क्या करूं, मतलब आपके दिन भर मेरे सामने प्रश्न रहता है, लिखूं या क्या करूं, या ऐसा नहीं कि पैसे पैसे भी ठीक ठाक ही हैं, मतलब इस पैंडेमिक के वक्त में मैंने रिकॉर्डिंग की है, वॉइस ओवर की हैं, बाहर गया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि पैसे भी कुछ कम, पैसे भी कम नहीं कमाए इसमें, ठीक ठाक ही कमाया मैंने। मतलब मैं लाचार नहीं पड़ा रहा, लाचार पड़ा रहा डिप्रेशन की वजह से कि यार करूं क्या, ये तो हो गया, ये तो काम बहुत जल्दी हो रहा है, पैसे बहुत जल्दी मिल रहे हैं, अब बचे हुए टाइम में करूं क्या, ये डिप्रेशन था। तो संतुलन तो बहुत है, बहुत संतुलन है आजकल, तो बहुत ही व्यवस्थित जिंदगी है आजकल। तो शाम को जो है आउटिंग पर भी ले जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को, अपने कुतिया है मेरी छोटी बहनी, हमारे परिवार काम है आजकल, हो गया है वो सब, जो चीजें मैंने कभी नहीं की, मैंने सोचा भी नहीं कि बीवी को कभी बाहर लेके जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, आज मैं जा रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो बिल्कुल सोचूंगा ही नहीं, ऐसा सोचा था मैंने, मैं जिस तरह का उजड़ा आदमी था उसके हिसाब से इन चीजों को सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी चीज का परिणाम है, इन्हीं सब चीजों का परिणाम है। लेकिन सर आपके जीवन में शायद अगर आप देखें तो दोनों ही चीजें सही रही हैं कि ये जो उथल पुथल भी था उसने भी आपको इतना मजबूर किया कि जो आपकी परिस्थिति थी, जैसी आपकी स्थिति थी, उससे बाहर निकलने में और किसी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले वहां तक पहुंचने में। और वहां से सर ये जो इतना लंबा सफर रहा है आपका, और आप आज जहां जिस मुकाम पर हैं, जिस तरीके से हम आपको देखते हैं और आपको सुन के बहुत कुछ सीखते हैं, तो सर शायद ये उथल पुथल भी लाइफ की नीड थी, और उस जगह से आपको निकालने में जहां पर आप थे, और उथल फिर पुथल अब। ने उथल पुथल ने मतलब काम रोका नहीं, उथल पुथल ने काम करवाया। यस सर, हर यस। उथल पुथल ने काम करवाया मुझसे कि यार ये जाने, ये भी क्या पंगा है, ये भी क्या पंगा है, ये देख करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके आगे ही बढ़ता रहा मैं। ऐसा नहीं कि रुका या पीछे पीछे मुड़ा, लाइफ बिल्कुल ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे गया है, मतलब आपके 45 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, यस सर, यस। बिल्कुल, सॉरी हाँ 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे गया है ग्राफ। तो बढ़ती जो चली गई जिंदगी, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया आपके संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से, तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ घिस घिस के देखी है जिंदगी, इतने घाट घाट का पानी पिया है कि आई एम डैम सेटिस्फाइड। बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और अभी तक जिंदा हूँ। खास बात ये सब कर देखने का मुझे मौका मिला, कितना कुछ कर जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत बीवी, बहुत ही जिम्मेदार, मतलब मेरी बीवी का इतना बड़ा योगदान है मुझे बचाने में एक्चुअली, मतलब 50 बार ऐसी दिक्कत आई कि मैंने अपने आप से पूछा कि यार डिवोर्स क्यों नहीं हुआ तुम्हारा पीयूष मिश्रा, डिवोर्स हो ऐसे बंदे को कौन सहेज के रखेगी। लेकिन वो प्यार से और संभाल के, और अल्कोहलिज्म के फेज में भी बराबर मेरे पास बनी रही, और सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन हो जाएगा ठीक ठाक, हो गया ठीक ठाक, ऐसा यकीन नहीं था। मतलब आज से 30 साल पहले देखूं तो मैं आपके मतलब अभी तक तो मर चुका होना चाहिए था मुझे। आज से अगर 30 साल पहले सोचता, अगर 95 में जब मैं छोड़ा था एक्ट वन, तो मुझे शादी के एकदम बाद लग गया था कि यार मैं तो किसी के साथ इतने दिन तक रह नहीं सकता, मैंने शादी क्यों की। मेरे अंदर ये दिक्कत थी। मेरा एक दोस्त है अजीत लहाने, वो कहा करता है कि तू बहुत दिनों वो कहा करता था कि तू बहुत देर तक किसी के साथ रह नहीं सकता। तो मैंने इस लड़की को वादा किया था, और मैं इसके साथ रहा, बल्कि वो मेरे साथ रहे, मुझसे अधिक जो है वो मेरे साथ रहे। तो वैवाहिक जिंदगी बड़ी सफल है अभी तक तो, भगवान की दया से। दोनों बच्चे जिम्मेदार बेटे हैं मेरे। प्रिया की ही जिम्मेदारी है ये, वो संभालती है, जिस तरह के संस्कार दिए हैं उसने। काम भी से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आजकल तो काम हो जाता है, काम के बाद बोर हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूं, मतलब इतने काम होते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं मेरी जिंदगी में, फिर भी जो एक वॉइड है, मतलब एक ऐसा खाली समय आ जाता है कि आज मुझे मालूम है कि आपके इंटरव्यू के बाद में क्या करूंगा मुझे मालूम नहीं है। जबकि मेरे पास में नॉवल लिखने को है, लेकिन कलम नहीं उठ रही है, मतलब कलम नहीं उठ रही है, बोरियत है, मतलब कुछ है, तमोगुण है, मतलब कुछ आलस्य है जबरदस्त। तो घर बैठना पॉसिबल ही नहीं था मेरा। मैं जाया भर किस्म का आदमी हूँ, जिंदगी भर घूमता रहा यहाँ वहाँ। तो अब आजकल घर बैठना पड़ रहा है, उससे भी एडजस्ट कर रहा हूँ, खराब नहीं लग रहा। तो उसने काम ही करा है मुझसे, मतलब उथल पुथल ने बहुत काम करा है मुझसे। यस सर। सर अगर बात करें एनएसडी में, जब आपको ये तमगा मिला एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर होने का, और उस टाइम पर शायद आपको ये भी लगता था कि एक एक्टर के लिए पढ़ना लिखना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस ने आपको रिसीव किया था हेमलेट प्ले के बाद,
तो उस समय आपको ये लगता था कि सिर्फ एक एक्टर है और उसकी एक्टिंग है। तो सर क्या वहां से एनएसडी से बाहर निकलने के बाद आपने फिर पढ़ना लिखना शुरू किया? क्योंकि सर एनएसडी में आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। क्लास में जो भी पढ़ाई होती थी उसमें आपका उतना मन नहीं लगता था। तो सर वो क्या हुआ वहां से बाहर निकलने के बाद जब आपने चीजों को लेकर पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया? एनके था, एनके ने बहुत इसमें मामले में एनके था, एनके ने बहुत बहुत गाइडेंस दी इस मामले में। पढ़ना चाहिए, स्टडीज करनी चाहिए, बहुत स्टूडेंट्स होना चाहिए। एनके ने बहुत गाइडेंस दी इस मामले में। एनके का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पढ़ाई लिखाई के बिना जो है एक्टर नहीं होता, एक्टर एक्टिंग नहीं कर सकता है। उसको अपने आप लत लग गई, लगती चली गई, मतलब आपके कुछ लत लग गई कि अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। अंग्रेजी पहले बहुत बोलता था मैं कॉन्वेंट का बड़ा लिखा बंदा हूँ, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। फिर मुझे लगा कि यार मैं हिंदी और उर्दू में बात करूंगा। आजकल हर हर इंटरव्यू अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो जवाब मैं उसको हिंदी में देता हूँ, वो अपने आप थोड़ी देर में लाइन पे जाता है। हिंदी उर्दू से बड़ा प्यार हो गया मेरे को, तो फिर मैंने अंग्रेजी में डेलिबरेटली बोलना बंद कर दिया, अब तो आदत भी नहीं रही। तो यही था मतलब आपके ये बाद में सीखा मैंने, एनएसडी से निकलने के बाद में सीखा। एक्ट वन का इसमें विशेष योगदान है, एक्ट वन में रहते हुए पर्टिकुलरली एनके, जैसे कि मैंने बोला, उसने बहुत गाइडेंस दी इस मामले में। आजकल तो पढ़ता लिखता हूँ, आजकल तो अच्छा लगता है पढ़ने। सर ये आपने हमेशा कहा है कि एक्टिंग के लिए एक मूड चाहिए, एक मूड होना चाहिए एक्टर का। और जब जर्मनी से आपके साथ ये डायरेक्टर काम करने भी आए, फ्रिट्ज बेनेविट्स, इन्होंने भी ये कहा था कि एक एक्टर का मूड होता है और उस मूड को बनाना है। तो सर क्या वो कोई प्रोसेस है जब वो मूड बनता है, या फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या वो कोई अप्रोच है, कोई टेक्निक है, कोई प्रोसेस है, कोई तरीका है जिसके वजह से एक एक्टर जब मूड बनाता है तभी वो एक अच्छी एक्टिंग कर पाता है किसी भी मूड मूड में? को कैप्चर करे, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था लॉजिक्स क्लियर करो आपके, मतलब क्यों बात कर रहे हो, क्यों एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके लॉजिक्स क्लियर करो। तो लॉजिक्स मैं सोचता था कि आपके बहुत ही स्थूल रूप से लॉजिक्स क्लियर करो, वो ऐसा नहीं था। जबकि उनका पर्पस ये था, अब एक्चुअली पर्पस, एक्टिंग का पर्पस वही होता है कि आप कथारसिस क्रिएट हो रहा है कि नहीं, रस निष्पत्ति हो रही है कि नहीं, ऑडियंस हंस रही है या रो रही है। अगर दोनों में से काम भी कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्टिंग सफल है, आप अच्छे अभिनेता हो। एक्टिंग जो है ज्योग्राफी नहीं है, एक्टिंग जो है मैथमेटिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री है ना। वो सूखा ज्योमेट्री का थ्योरम नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा एक्टर भी हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके नॉट नेसेसरी कि अगर एक्टिंग करते तो अच्छी एक्टिंग करते, है ना। तो ये इसका इसका पर्पज ये है कि आप कैसे आपको रोज एक्टिंग करनी है और रोज अच्छी एक्टिंग करनी है। आप रोज गाते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा गाते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप रोज पेंटिंग करते हो, अच्छा पेंटर रोज अच्छी पेंटिंग करता है, अच्छा स्कल्प्टर रोज अच्छी मूर्ति बनाता है, अच्छा जो है गाने वाला रोज डांस करने वाला रोज अच्छा डांस करता है। कैसे करते हैं भाई? क्योंकि उनको एबीसीडी मालूम है आपके डांस की और इसके म्यूजिक के और पेंटिंग के कलर्स वगैरह, पूरा उन्हें एबीसीडी मालूम है। कि क्योंकि पहले डॉट होता है, उसके बाद लाइन बनती है, उसके बाद शेप आता है, उसके बाद ये होता है, फिर 3D बनता है, स्ट्रक्चर होता है। ये आर्किटेक्चर और आपके पेंटर्स वगैरह को मालूम होता है। लेकिन एक्टिंग के अल्फाबेट्स नहीं, एक्टिंग के कोई अल्फाबेट्स नहीं। ऊपर से कुछ बेवकूफों ने और ये फैला रखा है यहाँ पर कि मेथड एक्टिंग। अब मेथड एक्टिंग बाबा, मेथड एक्टिंग मतलब कुछ नहीं होती। मेथड एक्टिंग खाली काम करने का तरीका, जिस तरीके से आप काम करते हैं उसे आपका मेथड कहते हैं। अमिताभ बच्चन भी मेथड एक्टर हैं, हर बंदा मेथड एक्टर है, दिलीप कुमार भी मेथड एक्टर थे, है ना। आप जिस तरीके से काम करते हैं उसको आपका मेथड कहते हैं। मेथड में आप लगातार चेंज लाते रहिए, मैं पहले बोल चुका हूं। तो आप तो जो एबीसीडी है एक्टिंग की, वो हर बंदे की एबीसीडी अलग होती है, इसके अल्फाबेट्स हर बंदे की जिंदगी में अलग अलग होते हैं। हर बंदे का मेथड अलग अलग होता है, और एक बंदे का मेथड दूसरे का नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। लोग समझते हैं कि मेथड एक्टिंग नाम की चीज होती है, जो पीछे सीरम लगा दो तो आप मेथड एक्टर बन गए। अरे बाबा, मेथड एक्टर कुछ नहीं होता। मेथड एक्टर हर बंदे का काम करने का तरीका होता है, वो जितना अधिक जानता है उस तरीके को, उतना ही बढ़िया मेथड एक्टर होता है। अगर मैं अपने काम करने के तरीके से परिचित हूँ, एक गाड़ी चलाना होता है ना, गाड़ी चला रहा है आपके ऐसा आदमी जिसको पुर्जों की जानकारी नहीं है, और एक गाड़ी चला रहा है ऐसा आदमी जिसको पुर्जों की जानकारी है, तो गाड़ी कहीं खराब हो गई तो उतर के वो ठीक कर सकता है, ऐसा वाला बंदा। यही मेथड एक्टर है कि अगर एक्टिंग नहीं हुई है, नहीं हो रही है, तो आपको मालूम है कि क्या चीज ऑपरेट करनी है आपको जिससे कि आपसे एक्टिंग हो जाए। ये हो गया मेथड एक्टर। और जो अनअवेयर एक्टर होगा, एक तो मेथड एक्टर होता है, एक अनअवेयर एक्टर होता है कि आज मुझसे एक्टिंग हो गई, क्यों? मूड था आज, कल नहीं हुई,
क्यों मूड नहीं था? अरे कैसे बात करते हो यार, गाने वाले का मूड नहीं होता? गाने वाले तो नहीं कहता कि मैं आज मेरा मूड नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। डांस करने वाला तो नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं, मैं डांस नहीं करूंगा। वो तो बार बार बराबर करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे मेथड पर तुम्हारी पकड़ नहीं है ढंग से, या तुम अवेयर नहीं हो उसके लिए। तो वो अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसी मेथड एक्टिंग कहते हैं, सीधी सी बात है। और इसी मेथड से परिचय करा जाता है हमारे इंस्टीट्यूट्स में। तो सर अगर आपसे पूछे कि कि पर्सनली अगर मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि अगर एक कोई नया एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है, और ये बात भी एक फैक्ट है कि एक्टर बहुत ही लेजी होता है, लेकिन फिर भी अगर वो डेली बेसिस पर कुछ करना चाहे, कुछ अपने बारे बहुत में सर, कुछ। हाँ ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल ही है एक्चुअली, मतलब सवाल ही ये है, सवाल ही प्रॉब्लम ही ये है। हिंदुस्तान के साथ में प्रॉब्लम ही है, हिंदुस्तान के दुनिया के साथ में प्रॉब्लम ही है कि हम क्या चीज प्रैक्टिस करें। हमें एक्सप्रेस करना है इसको प्रैक्टिस कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से एक्टिंग होती है, पढ़ो लिखो यार, पढ़ लो। कुछ लोग कहते हैं पोर्ट्रेट करने से एक्टिंग होती है, करके दिखा दो। रामधारी सिंह दिनकर तो पॉपुलर एक्टर होते हैं, इसका मतलब। हरिवंश राय बच्चन तो पॉपुलर एक्टर होते हैं, इसका मतलब। अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में एक पोर्ट्रेट नहीं बोली होगी। पढ़ी होगी उन्होंने पिताजी की खूब, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बोली होगी, वो एक्टर है। इसका मतलब है कि अलग अलग आर्ट है ये, इसको अलग आर्ट की संज्ञा क्यों नहीं दी जाती? अलग आर्ट है, ये डिफरेंट किस्म का आर्ट है, जिसका कोई कोई अल्फाबेट्स नहीं, जिसके एबीसीडी है ही नहीं। उसके एबीसीडी हर बंदे को खुद बनाने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं मूड एक्टर्स होते हैं, वो तबू है, तबू बहुत ही मूडी एक्टर। तबू हमेशा चार्ज रहती है, उसने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं गई है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसे बोलो अभी रोने के लिए, अभी रो देगी। बोलो अभी रो जाओ, रो देगी वो एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। इंट्यूशन है उसके अंदर। तो ये हम सब लोग जिम कर आते हैं, हम आपके पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ मैं बोल रहा हूँ खासतौर पर, वो नहीं कर पाते ये सब चीजें। पूरक हैं, मतलब आपके ये सब चीजें भी करनी पड़ेंगी आपको। जिम भी जाना पड़ेगा, जिम की बजाय योग प्रेफर करूंगा मैं। अगर बॉडी को सफल बनाना है तो योग, जिम से तो पहाड़ हो जाता है आदमी का, जिसम सख्त हो जाता है, वो सेटिंग कैसे होती है? अगर कहीं कमजोर बंदे का रोल करना पड़ा, फिर क्या करोगे आप नहीं कर पाओगे। तो वो तो आमूलचूल परिवर्तन होता है ना एक्टिंग में, तो आमूलचूल परिवर्तन, पूरा चरित्र बदल जाता है आपका। तो वो तरीका क्या है, मतलब वो हर बंदे को निकालना पड़ेगा अपना एक्टिंग। अगर आप एक्टर हो तो आपको दिन में कम से कम 3-4 घंटे आपके एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो अभ्यास कैसे किया जाए, ये इमेजिनेशन है यार सब कुछ, ये बतलाने में टाइम लगेगा। एक्चुअली इमेजिनेशन है सब कुछ। मैं अपने अपने पात्रों को विजुलाइज कर लेता हूँ। विजुलाइज करना सीखो, सबसे खास बात यह कि विजुलाइज करना सीखो। स्क्रिप्ट को, पात्रों को, घटनाओं को विजुलाइज करना सीखो। मैंने भगत सिंह को विजुलाइज किया था, मैंने हुस्ना को विजुलाइज किया था। भगत सिंह कैसे थे मुझे मतलब नहीं है, कैसे रहे होंगे मेरे हिसाब से, इससे मुझे मतलब है। हुस्ना कैसी थी मुझे मतलब नहीं है, हुस्ना कैसी रही होगी मेरे हिसाब से, ये मुझे मतलब है। मेरी हुस्ना कैसी रही होगी। मैंने लाहौर विजुलाइज किया था, जहां पर बैठी उसका मकान विजुलाइज किया था हुस्ना का। भगत सिंह का घर विजुलाइज किया था मैंने, और लाहौर नेशनल कॉलेज विजुलाइज किया था मैंने। उनको फांसी पर चढ़ता हुआ मैंने देखा था अपनी आंखों से। ये सब मेरी आंखों के सामने घटा। मैंने विजुलाइजेशन मेरा तगड़ा होता गया, धीमे 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 करते 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 बहुत तीखा होता गया। और जितना आप विजुलाइज कर पाओगे, आप फिल्म बनाना सीख लो अपने दिमाग में, किसी कैरेक्टर की फिल्म बनाना सीख लो। उसका वो पास जो कि स्क्रिप्ट में भी बयान नहीं, स्क्रिप्ट में जिस पास की बयानगी नहीं हो, वो पास बनाने की कोशिश करो, बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करो, और सबको विजुलाइज करो। सोचो मत। सोच से एक्टिंग का बड़ा बड़ा बहुत बड़ी दुश्मन है सोच एक्टिंग की। सोचो मत, विजुलाइज करो। फील भी मत करो। फील तो हर बंदा बोलता है कि मैं फील करता हूँ, कैसे फील करते हो? विजुलाइज करो, आंखों के सामने देखोगे तो कैसे बोलता है वो भी सुनाई देगा तुम्हें, क्या शर्ट पहने है वो भी दिखाई देगा तुम्हें, कहाँ जा रहा है ये भी दिखाई देगा तुम्हें, उस पर है आपके मोटरसाइकिल पर है, स्कूटर पर, ये भी दिखाई देगा तुम्हें। भले ही वो स्क्रिप्ट में बताया नहीं गया हो, भले स्क्रिप्ट में दर्जन नहीं हो, लेकिन तुम तो विजुलाइज करो। तुम्हारे पास समय समय है, एक स्क्रिप्ट मिल गई, उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी विजुलाइज कर डालो, देखो कैसे होती है एक्टिंग। लेकिन हम इतने आलसी होते हैं, सबसे अधिक हरामजादा एक्टर्स ही होते हैं, सबसे अधिक हरामखोर एक्टर्स होते हैं, सारे कुछ विजुलाइज नहीं करते, सब कुछ विजुलाइज नहीं करते। इससे अधिक जो है नापाक कौम मैंने देखी नहीं। इनको देखो ना, क्लासिकल सिंगर्स को, डांसर्स को, रोज कितनी प्रैक्टिस करते हैं यार। ये तबले वादक को देखो, सितारची को देखो, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एक्टर जो है प्रैक्टिस ही नहीं करता, उसको लगता है, और सिनेमा में अगर चला जाए तो फिर तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपके कहते हैं सिनेमा में जाने के बाद भी थिएटर करते रहना चाहिए, आप एक्टिंग के टच में बने रहते हैं। हम एक्टिंग से नाते तोड़ देते हैं, पीछे में चले गए, इसके बाद पैसा मिल रहा है, लड़कियां आपके ऑटोग्राफ मांग रही हैं, बात ही खत्म हो गई, हम राजा हो गए, हीरो हो गए।
बेसिक से हमारा जैसी बेसिक से ताल्लुक छूटता है, वैसे ही जो है बेसिक हमें ताड़ से चप्पड़ चांटा मार दी कि चल हो गया तुम एक्टर, अब तुम भागो, अब मैं तुम पसंद नहीं कर रही। तो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में देखा गया है। सर एक बहुत ही लंबी लिस्ट है फिल्मों की जिसमें आपने अभिनय किया है, और करीब करीब उतनी ही लंबी लिस्ट है थिएटर में प्लेज की जिसमें आपने अभिनय किया है। और अभी रिसेंटली यानी कि आपने अभी खुद का अपना प्ले गगन दमामा बाज्यो जो आपने 2018 में मैंने एक्ट हाँ नहीं सर। किया था उसमें, मैंने हाँ, डायरेक्ट किया था। और फिर सर उसके पहले अगर हम लोग जाएं तो 2001-2000 में करीब आपने अपना लास्ट प्ले किया था। उसके बाद ये 18 साल का ये गैप आ गया। तो इस दौरान कभी बीच में आपको ये फील हुआ कि मुझे मुझे अभी थिएटर करना है, या फिर कोई प्ले हो या कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसे मैं करना चाहता हूँ, या अभी भी सर कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं लाइव? हाँ है ना, है कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आर्थर मिलर का विली लोमैन मैं करना चाहता हूँ, ऑल ये डेथ ऑफ ए सेल्समैन डेथ ऑफ में जो विली 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 लोमैन है मैं लोमैन। करना चाहता हूँ। यस ये स्ट्रीट कार निंजा में जो स्टैनली स्टैनली। की जो ब्रांडो ने किया था वो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ। फिल्म में भी है, फिल्म में एक नीरो नीरो रोमन एम्परर था नीरो, उसमें साइन ऑफ द क्रॉस करके 1932 में एक फिल्म थी, और 1951 में क्यू वेदेस करके एक फिल्म थी, उसमें चार्ल्स लॉटन ने पहले किया था और बाद में पीटर उस्तरोव ने किया था उस रोल को। वो मैं करना चाहता हूँ, वो मेरा अंतिम डिजायर है कि यार ये करते हैं, ये करते हैं, ये इस रोल में दम है, तो करना चाहता हूँ। हैमलेट दोबारा करना चाहता हूँ, लेकिन अब फिट्स नहीं है यहाँ पर, फिट्स गुजर चुके हैं। हैमलेट दोबारा करने की इच्छा है कि यार इतना कुछ परिवर्तन हो गया, अब देखें अब वो रोल अब क्या कैसे कैसे होता है, तो वो दोबारा करना चाहता हूँ। तो ये है, ऐसी हैं, इस तरीके की चीजें हैं। आप कोई भी रोल करें आज, अगर आप आज कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि आप 18 साल बाद आपको उसको करने की चाह नहीं होगी, आपके पास तजुर्बे बहुत जरूरी है। हैमलेट जब मैंने किया था तो मेरे पास तजुर्बे नहीं थे, मैं 22 साल का लगा था, है ना। अब जो अब अगर करूंगा तो मेरे पास में बहुत तजुर्बे हैं, तो रोल भी नया होगा, रोल भी अलग निकल कर आएगा, और मेरे पास तजुर्बे हैं जिंदगी के, एक्टिंग के, अब मैं ग्रो कर चुका हूँ, तो जो है मैं अलग तरीके से करूंगा उसको, अलग तरीके से ही होगा वो एक्चुअली, वो वैसे नहीं होगा जैसे कि मैं पहले करता आया था उसको। तो ये है। तो सर अभी भी कोई नई स्क्रिप्ट हो जिस पर आप काम करना चाहें? अभी तो फिलहाल जैसा समय चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, जब ये अब न्यू नॉर्मल शुरू होगा कोरोना के बाद, और चीजें जब शुरू होंगी नए तरीके से, और लाइव चीजें शुरू होने में और भी ज्यादा समय लग सकता है, तो सर उस समय क्या आप अभी भी कुछ नया कोई प्ले थिएटर के लिए कुछ आप करना चाहेंगे? मैं थिएटर ही कर रहा हूँ, मैंने फिर शुरू कर दिया, मतलब पिछले साल जो पूरा पूरा साल मेरा मैंने कोई खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ थिएटर ही किया। मैंने करीब 20-25 शोज किए इसके, मैं अलग अलग शहरों में, आपके दिल्ली में खुला था ये, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर्स था, उसके बाद बॉम्बे में आपके मतलब डाउनटाउन में किया, उसके बाद भोपाल किया, फिर जयपुर किया, बहुत सारी जगह की है हमने। अब जब करने वाले थे दिल्ली में, फिर करने वाले थे मेटा फेस्टिवल में, अहमदाबाद में करने वाले थे हम, जब ये लॉकडाउन नहीं लगता तो हमने वहां कर दिया होता। मैंने सिर्फ थिएटर ही किया पिछले साल, और अब मैं थिएटर ही करूंगा। अब जब तक अब खुल ही नहीं रहा तो क्या करूं, अब मतलब पास बैठने की समस्या हो रही है इस वक्त, तो कि खुलने का मतलब ये है कि जब हॉल खुलेंगे तभी कहीं जाकर थिएटर खुलेगा, तो अभी तो काम भी नहीं करेगा इसमें, मैं क्यों काम करूंगा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं कुछ पैसे कमा लूं, तो सीरीज वगैरह कर रहा हूँ। सर आजकल मैं अगर एक्टर्स की बात करूं तो उनके पास बहुत तरीके की चीजें हैं देखने के लिए। वो नेटफ्लिक्स है और बहुत तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर वो बड़े एक्टर्स का काम देख रहे हैं, बहुत तरीके की वेब सीरीज देख रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि सिर्फ देख कर ही चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो सर आपका क्या ऐसा मानना है कि सिर्फ ऑब्जर्व करके बड़े एक्टर्स का काम, वो उनका करने का तरीका, करने का स्टाइल, सिर्फ वो देखकर काम सीखा जा सकता है? भाई हम तो खूब देखा हमने, तो हमारे तो आइडल थे साला, ब्रांडो हो गए, या मेरिल स्ट्रीप हो गई, या रॉबर्ट डिनीरो हो गया, या एल पचिनो हो गया, हॉफमैन हो गए, जॉन जॉन रॉबर्ट डुवाल हो गए, पीटर उस्तिनोव हो गए, चार्ल्स लॉटन हो गए, कैथरीन हेपबर्न हो गई। हमने तो बहुत देखा है, हमने तो बहुत देखा है। हमारी टीचर्स जो हमको बोला करते थे कि वहां पर वो फिल्म लगी हुई है देख कर आओ, क्लास में हमारी टीचर थी डॉक्टर अनुराधा कपूर, जी। मॉडर्न इंडियन थिएटर की, वर्ल्ड थिएटर की, तो बोला करते थे कि आपके वो लगा हुआ है, वो पिक्चर लगी हुई है वो देख कर आओ, गुरुदत्त का फेस्टिवल लगा हुआ है वो देख कर आओ, या शेक्सपियर का फेस्टिवल लगा हुआ है वो देख कर आओ। शाकुंतलम थिएटर था वहां पर पिछले प्रगति मैदान में, शाकुंतलम थिएटर, उसमें जब 5 रुपए और 3 रुपए के टिकट हुआ करते थे उस वक्त, तो हम देखने चले जाया करते थे। हमने तो सारी पिक्चरें हमने
रॉबर्ट डी नीरो को तो हमने घोंट के पी लिया था, कोई चीज ऐसी नहीं थी इसकी जो हमने छोड़ी हो। हमें तो बहुत 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 मजा आया हम तो देखकर ही बने हैं। मतलब आपके एक्टिंग की क्लासेस होती थी बाकायदा, इनकी फिल्में जो एक्टिंग की क्लासेस थी, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस वी यूज्ड टू अटेंड इन एनएसडी, ये पूरी की पूरी एक्टिंग की क्लासेस थी। क्या कितना कितना कुछ सीखा हमने उनसे। तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप सुस्त हो जाओ, आपके मतलब कुछ भी काम नहीं करो। आप देख देख तो सकते हो ना, कम से कम देख सकते हो, कर भी सकते हो, आप अपने घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसे हैं बंदे जिनको मेरा एक जूनियर है पल्लव करके, बहुत इंटेलिजेंट है, एनएसडी का 2018 का है या 19 का है मेरे ख्याल से। वो करता है, वो लगातार लगातार पिक्चरें देखता है, लगातार लगातार अपने आप एक्टिंग करता है, अपने वीडियोस बना के भेजता है एक्टिंग के कि सर कैसे लगे आपको, आप देखिए ये कैसा लगा, ये मैंने कैसा किया। बहुत ही उत्साही किस्म का लड़का है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे साथ जो काम कर रहे थे तंबू में, मेरे प्ले ग्रुप में, वो सब बड़े उत्साही उत्साही लड़के लड़के थे, लगातार काम कर रहे थे। सर दो तरीके का प्रोसेस होता है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो उसमें करीब 1 महीने का टाइम होता है कि 1 महीने बाद उसका शो होना है और डेली उसकी रिहर्सल हो रही है, या 2 महीने बाद शो होना है तो और पर डे उसकी 3 से 4 घंटे रिहर्सल हो रही है। तो एज एन एक्टर आपको एक कैरेक्टर को बिल्डअप करने का काफी टाइम मिलता है, आप डेली कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ आप ऐड करते जाते हैं। लेकिन सर यही जब हम लोग फिल्मों की बात करते हैं तो वहां पर सर इस मीडियम में आपको टाइम बड़ा कम मिलता है, या फिर आपको स्क्रिप्ट जो है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मिलती नहीं है नहीं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं इसी शर्त पर काम करता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट जो है 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले मिल जाएगी। इसी शर्त पर काम, इस शर्त पर करता हूँ। मेरे लिए वक्त काटना नहीं है सिनेमा, टाइम काटने का नाम नहीं है। मैं इसी शर्त पर काम करता हूँ। अगर अभी एक स्क्रिप्ट है जो काम होने वाला है, वो अब 1 महीने पहले मैंने, अब नहीं हो सकती वो, आपके मतलब 1 महीने ही बचा है उसमें, लेकिन अगर 1 महीने पहले नहीं मिली मुझे तो मैं काम नहीं करूंगा उसमें। ये मेरी शर्त है। मतलब काम का भूखा नहीं हूं मैं, काम मुझे मिलता रहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर ही किया है अभी तक तो, और अभी अपनी शर्तों पर ही करेंगे। एक्टिंग तो कम से कम अपनी शर्तों पर ही करेंगे। मुझे पूरा मौका मिलना चाहिए कि मैं प्रिपेयर कर सकूं बाकायदा थिएटर की तरह से, थिएटर के एक्सरसाइजेस इस्तेमाल कर सकूं उसमें, याद कर सकूं उसको ढंग के, और सारे सारे लोगों को डायलॉग याद कर सकूं। मैं अपने डायलॉग से मतलब नहीं, हर बंदे के डायलॉग याद करना मेरा फर्ज है। तो वो मेरे साथ तो अभी तक वही, वो थिएटर ने जो ट्रेनिंग दी है मुझे, वो असूल मैं अभी तक निभाता हूँ। सर कई बार ऐसा होता है, कई एक्टर्स जिनको की स्क्रिप्ट लास्ट मिनट पे मिलती है तो उनसे भी ऐसा लास्ट मिनट पे वो ऐसी क्या तैयारी कर लें या ऐसी क्या प्रिपरेशन कर लें कि बहुत अच्छा ना हो फिर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सही से निकल जाए, प्रिपरेशन क्या ले जाए। इनकी प्रिपरेशन नहीं होती ना इनकी। पंगा ये, आपको सिंगर है कोई, मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, सिंगर है, उसको आपके 1 सेकंड पहले, किशोर कुमार वगैरह को तो 1 दिन पहले गाना मिलता था। अब भी जो है आपके जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तब गाना मिलता है इनको, जितने सिंगर्स हैं इनको पहले एक आध रिहर्सल होती होगी, और वो आप जब जाते हैं तब गाना मिलता है, ये गाना भाई, हाल की हाल गा देते हैं वो, क्योंकि बहुत प्रिपेयर्ड है। अगर एक्टर इतना प्रिपेयर्ड होगा तो वो भी हाल की हाल मिलेगा, एक्टिंग कर देगा। प्रिपरेशन नहीं है इनके पास में, कोई हराम है, हराम खोर है, मतलब काम ही नहीं करते अपने आप पर। तो अगर इतने प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपके हाल की हाल, अगर प्रिपेयर्ड रहे एक्टर तो बात ही क्या है, हर ऑडिशन पार कर ले वो, हर ऑडिशन 1 सेकंड में लाइन मिली, उसने याद किया, मेमोरी बिल्कुल सख्त है, मजबूत है, इमोशनल मेमोरी उससे अधिक मजबूत है, हाल इमोट किया, परफॉर्मेंस किया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो लोग लक को मानते हैं कि लक नहीं था मेरा, और पता नहीं क्या था आज, पता नहीं क्या हो गया मुझे, और क्यों यार, क्यों बकवास करते हो? आपके मतलब तुम्हारे हाथ में काम है, वो काम करो ना। सर 20-21 साल की उम्र में अगर कोई इंसान ये सोचता है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर एंड ही इज वेरी सीरियस अबाउट दिस डिसीजन, पर कई बार उनके आसपास कोई अच्छे थिएटर ग्रुप नहीं रहते, उनके पास ये एक्सक्यूज रहता है कि वो क्या ज्वाइन करें। प्राइमरीली सर उनको क्या स्टार्ट में करना ही चाहिए या उनकी क्या स्टेप होनी चाहिए कि जिसको कि लेकर उनका अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग वो सही बने। और शुरू शुरू में सर नए एक्टर्स ये बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि छोटे थिएटर ग्रुप्स उनको क्या सिखाएंगे, जब तक कि उनका सिलेक्शन एनएसडी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में या फिर बीएनए या फिर किसी बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब तक कि उनका सिलेक्शन ना हो तब तक उन्हें कोई कुछ सिखा नहीं सकता। अरे यार, ये तो वो भी बात होगी, वो तो हर चीज करनी चाहिए, वो तो बेवकूफ है, एक्टर्स हैं ये, बेवकूफ है। उनको इनकी बेवकूफी कही जाएगी ना कि वो मुझे क्या सिखाएगा, एनएसडी में जाऊंगा। मनोज वाजपेयी एनएसडी से, या दीपक डुबेल एनएसडी से, ये के मैंने एनएसडी से, वो लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं यार, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, चल हमसे कम, कहीं कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही होंगे हमसे, अच्छे खास एक्टर्स हैं।
जिनको करना होता है वो कर लेते हैं। प्राइमरीली जो भी बेसिक थिएटर ग्रुप आपके सामने आए उसको ज्वाइन करो। उसके बाद में आपको बढ़ते रहना है, ये ध्यान रखना। आपको, मैं ग्वालियर में था, ग्वालियर फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली से बॉम्बे आया, मतलब एक स्टेप आगे था। आपको जहां से लग रहा है कि यहाँ पर पूरा सीख लिया, इसके बाद में आप छोड़ दो उस जगह को। आप घर का लालच छोड़ो, पहली बात तो ये, होम सिकनेस छोड़ो। आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा कुछ बड़ा बनने के लिए। आपको पर्टिकुलरली इस फील्ड में तो बड़ा बनने के लिए आपको घर की तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। आप घर से भागिए, घर से भागिए, घर से अपना सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। सिक्योरिटी जब तक नहीं छूटेगी तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। आपको लगता है जब ये आपके आ जाए कि आज रात को मैं जाऊंगा कहाँ पर, आज रात को सोऊंगा कहाँ पर, ये स्थिति आ जाए आपके सामने, तब कहीं जाकर मजबूरियां भी बहुत सारी चीजें सिखाती हैं आपको। मजबूरियां बहुत बड़ी वास्तविकता होती हैं। तो मजबूरियां आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं कि हाँ बॉस अब हमसे सीखो। वो आपको मजबूरी में झक मार के, आपको क्योंकि खाना खाना है, आप खाते ही हैं कहीं ना कहीं से। ऐसी मजबूरी में आपको एक्टिंग करनी है तो आप एक्टिंग करते ही हैं कहीं ना कहीं से। ये आपकी प्रायोरिटी है, एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आप अगर एक्टिंग करो, मैं अगर एक्टिंग नहीं करूंगा तो मेरी सांस घुट जाएगी। अगर जब तक ये चीज नहीं आ जाए ना आपके दिमाग में, तब तक आप कोई भी आर्ट परस्यू नहीं कर सकते। मैं अगर आर्ट परस्यू नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जब तक ये चीज नहीं हो जाए तब तक आप कोई भी आर्ट परस्यू नहीं कर सकते। तो ये होना बहुत जरूरी है आदमी में। तो पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर गट फीलिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर कुछ और काम करो यार, जरूरी है एक्टिंग करना। सर आपके साथ एक प्लस पॉइंट रहा कि आप लिख भी सकते थे, आप गा भी सकते थे, आप एक्टिंग भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपने सर बहुत तरीके के काम आपने सीखे और आपने किए सर। और लेकिन आज के समय में जो एक्टर्स हैं वो जब मुंबई आते हैं उनके पास सिर्फ ये एक एक्सक्यूज रहता है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि वो एक एक्टर जब मुंबई जैसे शहर में आ रहा है, क्या वो कुछ और टेक्निकल काम भी और सीख कर है, तो वो उसके लिए और अच्छा होगा कि क्या सिर्फ एक्टिंग के ही भरोसे एक एक्टर मुंबई जैसे शहर में सरवाइव कर सकता है, या उसे और भी काम आने चाहिए सर? बहुत जरूरी है, हाँ सीखे ना, क्यों नहीं सीखे, जिंदगी सीखने के लिए है ना। क्यों मतलब आपके अपनी एवेन्यूज को इतना बाधित क्यों कर देते हो, अपने एवेन्यूज को इतना रोक क्यों देते हो कि हम खाली एक्टिंग ही कर रहे हैं काबिल हो। मेरे पास भी अगर ये सब एक्टर नहीं आया होता तो मैं जानता ही नहीं कि मैं स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ या लिरिक्स और म्यूजिक भी कर सकता हूँ। मैं पहले ऐसे ही हो गया था 3-4 बार एक्सीडेंटली, लेकिन रेगुलर बेसिस पर करने का मौका जब मिला मुझे, एनके ने बोला कि तू कर, जब सर पे आ गई तो मैंने कहा यार मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ये लोग भी जो है अपनी रेंज को जानते नहीं है। मनोज चड्डा एक लड़का, मेरा दोस्त है मनोज चड्डा, जिसने ये दिवाकर बनर्जी की फिल्म थी ना चोर वाली, जी 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 सर। वो वो उसमें डायलॉग लिखे थे, उसमें एक्टिंग भी की थी उसने जी सर। अभय देओल के साथ में। तो वो था वो अच्छा अच्छा, हाँ वो नाम मनु ऋषि चड्डा, हाँ। हाँ हाँ सर, मेरे नाम अभी याद नहीं आ रहा बंटी वो। बंटी बंटी चोर पर थी ना, बंटी चोर पर, हाँ हाँ बंटी सर, थी। वो पूरे पूरे घर को वो गायब, सामान कर गायब कर देता दिया है, हाँ करता था, हाँ, हाँ सामान वैसा गायब वो। कर दिया करता था। तो मनु का था, मनु वही था, मनु मैं एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसे बताया, मैंने उसे बोला जनरली कि मैं, तू इतना बढ़िया लिखता है, तू जो चांदनी चौक का है, ओल्ड दिल्ली का है, इतना बढ़िया लिखता है, तू लिखने इतना बढ़िया बोलता है। वो लिखने की कोशिश करी, करते करते उसको साला वो मिल गया, अवार्ड मिल गया उसको। मेरे ख्याल से फिल्म फेयर अवार्ड मिला मेरे ख्याल से उसको। तो अपने आप को टटोलने की कोशिश नहीं करता कोई बंदे। टटोलने अपने आप को तो मालूम पड़े कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपने आप नहीं हो जाती, लेकिन आपको टटोलना पड़ेगा। और साफ मन से कि हम ये चीजें कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते। आपसे अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है, एक्टिंग तो ऐसी चीज है जो हर बंदे से हो जाती है। एक्टिंग तो आपके मतलब हर बंदा बोलता है कि मैं तो कर सकता हूँ, एक्टिंग तो कर सकता हूँ, एक्टिंग जब जॉन अब्राहम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हर बंदे के दिमाग में गलतफहमी है कि एक्टिंग तो हो ही जाती है। लेकिन जरा देखो अपने आप को यार, मैं 89 में गया था एक बार बॉम्बे। अभी तक जो है, अब अभी तक जो है मुझे वो लोग मिलते हैं जो 89 के वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक स्ट्रगल कर रहे आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, 30 साल बीत गए, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी रोल मिल जाएगा तो हम शाहरुख खान बन जाएंगे, और आज भी रोल मिल जाएगा तो हम अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। आज भी रोल मिल जाएगा, आंखों के नीचे झाइयां हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार है कि हम एक्टर हैं। क्या सर? ये एक बात है कि एक्टर्स के बहुत सारे एक्टर्स के दिमाग में ये हमेशा से सवाल रहता है कि
वो जब तक किसी एक बड़े ड्रामा स्कूल में नहीं जाएंगे तब तक वो एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। और इस चीज को लेकर वो दसों साल से लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनका एनएसडी में हो जाए, किसी बड़े अच्छे ड्रामा स्कूल में हो जाए, जहां से वो पढ़ाई करके एक बहुत अच्छे एक्टर बन सके। और इसी ये सर सिर्फ एक एक्सक्यूज भी है, या फिर इसको सर आप कैसे देखते हैं कि इतने समय से लोग सिर्फ एनएसडी के पीछे ही पड़े हुए हैं कि मुझे वहीं पर ही एडमिशन लेना है? ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हर बंदे का नहीं होता वहां पर, हर बंदे का सिलेक्शन नहीं होता तो नहीं हुआ। तो और भी तरीके हैं ना एक्टर बनने के, आपको वो अप्लाई कीजिए, वो काम में लाइए। बहुत बहुत है, मुझे एनएसडी में नहीं हुआ मैं क्या करूंगा, अरे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने क्या क्या किया है, बहुत लोगों ने जिनका नहीं हुआ वो एक्टर बन के दिखाया उन्होंने, बड़े स्टार बन के दिखाया उन्होंने, बड़े स्टार बने हैं वो लोग। मैंने एग्जाम्पल दिए आपको भी 3-4 लोगों के, बड़े स्टार बने हैं वो। एनएसडी एनएसडी से फायदा पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एनएसडी में भी ऐसे बंदे होते हैं जो बिल्कुल ढा होकर निकलते हैं, मतलब उनका 3 साल का कोर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाता, होके आते हैं ढाव। एनएसडी में भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ऑन एक्टर्स होते हैं। एनएसडी में हर बंदा एक्टर नहीं होता, हर 4-5 साल में आपके 2-3 एक्टर्स निकलते हैं वहां से अच्छे बढ़िया। वो उन्हीं एक्टर्स को आप देखते हैं, आपके मतलब वो उन्हीं एक्टर्स को पहचान मिलती है और उनको देखकर आप जो है क्रेव करते हैं कि यार हम ऐसे नहीं बन पाए, हम ऐसे बनेंगे। उन एक्टर्स को देखो जो जिनको ब्रेक ही नहीं मिला, वो 95-98% एक्टर्स हैं ऐसे जिनको ब्रेक नहीं मिला, जो खराब एक्टर्स हैं। एनएसडी के भी खराब एक्टर्स हैं, एनएसडी में भी बहुत खराब एक्टर्स होते हैं ना, तो उनको उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उनको देख लो ना, उनकी तरफ उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक नमाज को देख लिया, एक इरफान को देख लिया, एक किसी को देख लिया तो नसीर को देख लिया, ओम जी को देख लिया तो हो गया, पंकज जी को देख लिया तो हम भी बन सकते हैं। अरे उनको देखो, एक पूरे बैच में पंकज कपूर एक बंदा रहा होगा ना, और बाकी के 19 बंदे क्या करते होंगे, वो तो उनको नाम निशान नहीं है आज की तारीख में, उनका नाम निशान नहीं है आज की तारीख में। तो सोचना पड़ता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है, ऐसे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सर 30 अप्रैल 2020 इरफान खान साहब का निधन हो गया। महान एक्टर थे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, आपके जूनियर भी थे, आपने उनको बहुत करीब से उनको देखा है, उनको जाना है, उनके काम को देखा है आपने। तो सर उनके भी काम में एक बहुत ईज था, आपके भी काम को हम देखते हैं तो बहुत ईज लगता है काम में देखकर। तो सर ये परफॉर्मेंस के पहले ऐसा क्या एक्टर्स की क्या तैयारी रहती है जो कि उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखाती है स्क्रीन के सामने, या बहुत ज्यादा ईज में दिखाती है? ये बतलाना बड़ा मुश्किल है यार, बतलाना बड़ा मुश्किल है। वही है कि जब तक आप प्रिपरेशन नहीं है तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आपके पास अगर प्रिपरेशन है, कैरेक्टर की, एक्टिंग की प्रिपरेशन है अगर आपके पास में, आप प्रिपेयर्ड हालत में आए। मैं 1 महीना पहले, जो 2 महीने पहले मैं बोलता हूँ स्क्रिप्ट मंगवा लेता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ एक बार स्क्रिप्ट को, रोज पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट घोट लेता हूँ। तो मतलब एक चिंता तो खत्म हुई, याद तो मुझे हर चीज है, एक चिंता खत्म हुई। उसके बाद में साइकोफिजिकल काम होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो मैंने विजुअलाइजेशन बतलाया आपको कि जो विजुअलाइज बहुत करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। आप करते रहिए विजुअलाइजेशन, दैट्स ऑल। आप कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन विजुअलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है। आपका कंसंट्रेशन टूटता है बार बार। सोचना बड़ा आसान है कि मैं अमेरिका में हूँ, सोच लिया आपने, आप आइए वहां पर कैमरे के सामने, सारा सोच चला जाता है, 1 सेकंड में चला जाता है। कुछ भी सोच कर आए हो आप, याद नहीं रहता। अगर आप विजुअलाइज करके आए हो तो आपको हर चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपको आपके यहाँ चिपक जाता है, पीछे बैक ऑफ द हेड में जो विजुअलाइज किया आपने, आपके बैक ऑफ द हेड में चिपक जाता है, आपकी मेमोरी में चिपक जाता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ चिपक गया। अब अगर आप करोगे तो आपका हाथ यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, ये सब चीजें आपकी मेमोरी डिसाइड करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपसे हो जाएगी फ्री फ्लोटिंग एक्टिंग, आप कर सकते हो। सर आपने जो बात बताई है अभी कि कई बार स्क्रिप्ट को रीडिंग करना और उसको घोट जाना और उसको एक तरीके से भाषा में कहें कि ओवर रिहर्स करके आना, बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट पर काम कर लेना, परफॉर्मेंस के टाइम पर कभी ऐसा होता है क्या कि हम लोग को ऐसा होता है ना कि परफॉर्मेंस के टाइम पर सरप्राइज करना होता है कि हम जो एक्शन करने जा रहे हैं वो एंटिसिपेटेड लगे, ये कि ये वही करने जा रहा था? क्या ये प्रॉब्लम होती है सर परफॉर्मेंस के टाइम में कि टर्न होना है और ऑडियंस को समझ में आ गया कि ये टर्न होने वाला था, वो बॉडी लैंग्वेज में दिख जाती है, वो चीज जो एंटिसिपेशन एक्टिंग में पूरी तरीके से खत्म करना, और आप क्या करने वाले आप खुद ही नहीं जानते हैं और वो एकदम से वो हो जाता है? जैसे कि डस्टिन हॉफमैन की बात करें या मेरिल स्ट्रीप की बात करें, उनकी एक फिल्म भी शायद आपने देखी होगी,
क्रेमर वर्सेस क्रेमर पे भी आपने देखा होगा सर, उसमें एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, सरप्राइजिंग एक्शन है, वो ऑडियंस को बहुत सरप्राइज करता है। बट कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन होने का भी डर होता है क्या ज्यादा प्रैक्टिस करने से? मैं बोल रहा हूँ ना, प्रिपेयर अगर आप हो गए तो आप कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अनडिजाइन तरीके से जाओगे। कुछ भी डिजाइन में मेंटल मेकअप करके मत जाओ। मेंटल मेकअप खाली आपकी प्रिपरेशन, बैकग्राउंड की प्रिपरेशन, आपकी बैकग्राउंड की प्रिपरेशन, कैरेक्टर के बैकग्राउंड की प्रिपरेशन जो है ना, लोडेड विद द मेमोरी। डायलॉग्स आपको कंप्लीटली याद रहने चाहिए और आपके बैकग्राउंड की प्रिपरेशन ये होनी चाहिए आपके सामने। तो उसके बाद में आप कुछ भी डिसाइड मत करो, डोंट डिसाइड एनीथिंग, एंटिसिपेट बिल्कुल मत करो। आप अपने आप को छोड़ दो वहां पर कैमरे के सामने या थर्ड बेल के बाद में स्टेज के सामने, स्टेज पे आप छोड़ दो अपने आप को, हर चीज वो डिसाइड करेगी। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द बैकग्राउंड, इमोशनल बैकग्राउंड, हर चीज वो डिसाइड करेगा। आपको कुछ भी करने, आप यंत्र हो जाओगे, आपकी बॉडी पूरी खाली कम्युनिकेट करने का एक यंत्र हो जाएगी, कंटेंट कम्युनिकेट करने का एक यंत्र हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप कम्युनिकेट कर दोगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। जो आप वैसे बड़ा अटेम्प्टफुली करोगे कि यार मैं ये एक्सप्रेस करूं या वो एक्सप्रेस करूं, हाँ ये ऐसे एक्सप्रेस करूं, ऐसे एक्सप्रेस करने की आप नहीं कर सकते, वो तो एंटीथीसिस है। आप करेंगे, ऐसे एक्टिंग होती नहीं है। मैं ये एक्सप्रेस करूंगा, वो एक्सप्रेस करूंगा, इस तरह करूंगा, वो ये डिसाइड आप मत करो। ये आपके ब्रेन में, आपके मतलब ये आपकी मेमोरी मेंटल मेमोरी जो है, इमोशनल मेमोरी जो है, वो डिसाइड करेगी कि आपका हाथ कहाँ जाएगा, आपका कब जाएगा, कितना जाएगा, वापस भी आएगा या नहीं आएगा। ये सब चीजें आप डिसाइड मत करो, ये उसको डिसाइड करने दो, आपकी बैकग्राउंड को डिसाइड करने दो, उसी प्रिपरेशन कहते हैं, दैट्स ऑल। Thank you so much, sir, for joining us. I just hope and pray for your healthy well-being at your home, and I hope, and I wish you all the very best, sir, for your future. Thank you so much, sir. चलो, मेरा भी इरादा है।